एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कितना क्रूशियल टाइम है बेटा आपका, केवल बहुत ही लिमिटेड डेज बचे हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो, जो कि आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगी। तो केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल इन अ वन शॉट वीडियो। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग ये देख लेते हैं कि इंट्रो में क्या दे रखा है। एक्चुअली में क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर आपके पास कुछ सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट्स गिवन है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच वन आर मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दे रखी है। तो इन एक्टिविटीज को ना पढ़ाते हुए मैं डायरेक्टली आपको क्या करूंगी बेटा, मेटल की प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। दीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये हमें ये जानने में मदद करेंगी कि कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन से मेटल नॉन मेटल हैं। तो मेटलिक लस्टर, मेटल जो होंगी ना, मैंने आपको बताया कि मैंने एलिमेंट्स रख दिए हैं बहुत सारे, तो उनमें से जो भी मेटल्स होंगी उनके पास अपनी खुद की चमक होगी। इस वाली प्रॉपर्टी का नाम है मेटलिक लस्टर, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो चमकती है। और यही कारण है गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा इनका जो यूज है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, जनरली जो मेटल्स होती हैं हार्ड है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो मेटल ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि उनको हम लोग एक नाइफ से कट कर सकते हैं, लाइक एन एप्पल। तो यहां से आपको लर्न करना है, जनरली मेटल्स आर हार्ड बट टू मेटल्स आर सॉफ्ट। नेम देम। सोडियम, पोटेशियम। कितनी सॉफ्ट है जी कि हम लोग उनको चाकू से कट कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस की वजह से ही मेटल्स का जो यूज है वो मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर नॉन एज मेलेबल। इसका मतलब होता है कि जब मेटल्स को बीट किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं टूटने की बजाय। हाईली मेलेबल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, हम लोग अपने घर में जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना बेटा चपाती को रैप करने के लिए, उसी का एक एग्जांपल है। तो वहां पर एल्यूमिनियम को क्या क्या इतना ज्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन एज डक्टिलिटी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। देखो, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग मेटल का जो वायर्स है उनके जगह जगह यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर जो है उनके अंदर कॉपर की वायर लगी होती है। इंसुलेशन को अगर आप हटा दोगे तो उसके अंदर से कॉपर की वायर निकल कर आ जाएगी। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है, वो नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ। लेड, जो लेड है बेटा वो एक मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब इनके गुड कंडक्टर होने की वजह से इनका जो यूज है वो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए किया जाता है, वायर्स के लिए किया जाता है। अब बात अगर मैं करूं सोनोरिटी की, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड आता है, मतलब कि जो गूंजने वाला साउंड आता है ना, वो जैसे आपने टेम्पल में बेल देखी होगी, बेल को दबाते हैं वो ऐसे करते हैं स्ट्राइक। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आवाज आ जाती है। तो इसकी वजह से इसका यूज बेल्स में किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ, जनरली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एक्सेप्शन केस हमने पढ़ लिए थे। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अगेन सेम एक्सेप्शन, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है। डेंसिटी, अगेन ये जो है हमारे, यहाँ पर आप लिथियम भी ऐड कर सकते थे। सबसे मेन एक और ये है स्टेट। मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, दिस इज मर्करी। दिस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो मरकरी है ना ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से इस मरकरी का यूज है वो थर्मामीटर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर ही नॉन मेटल्स की, क्योंकि ये तो थी मेटल की प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स होती है ना इनमें से कुछ एक आधी प्रॉपर्टी में वो एक्सेप्शनल केस शो करती हैं। तो मैं सिर्फ आपको वही बता देती हूँ, तो हमारे जल्दी से पूरा दोनों का कंपैरिजन जो है वो तैयार हो जाएगा।
तो अगर मैं लस्टर की बात करती हूँ तो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, वहां पर एक्सेप्शनल केस आप लोग देख सकते हो। एक तो हमारा जो आयोडीन है वो बहुत ही चमकीला होता है, डायमंड जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लस्टर्स है, और ग्रेफाइट। इसके अलावा बाकी जो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं नॉन लस्टर्स हैं। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो सिर्फ डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है, डायमंड को छोड़ दो तो बाकी सारी नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स के कंपेरेटिवली कम हार्ड होती हैं। मेलेबिलिटी, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी, बट देयर इज अगेन एन एक्सेप्शन केस कंडक्टिविटी वाले केस में। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक पुअर कंडक्टर, सॉरी, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ में तो वो लोग सॉफ्ट ही है, मतलब कि इनसे ज्यादा वीक होती हैं। लेकिन जो हमारा डायमंड है, डायमंड जो है वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मेल्टिंग पॉइंट, जनरली नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायमंड को अगर हम छोड़ दें तो कम होते हैं। डेंसिटी उनकी मेटल्स के कंपेरेटिवली लो होती है। अब अगेन स्टेट वाला आ गया जी। तो जो हमारी मेटल्स हैं वो मोस्टली कैसी थी बेटा, सॉलिड थी रूम टेम्परेचर पर, मरकरी को छोड़कर, जबकि नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स में मिलती हैं। अब बात आ जाते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये सारा जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना उसी को यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, तो उसको भी हम वापस से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, एलोट्रॉप। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, टॉपिक आता है मतलब इससे रिलेटेड। एलोट्रॉप का मतलब होता है अपर रूप की कार्बन कितने फॉर्म्स में पाया जा रहा है। तो दो उसके नेचुरल एलोट्रॉप है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, जबकि एक उसका जो है मैन मेड है, बुक मिनिस्टर फ्लोरीन। तो ये देखो, डायमंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई है। इन दोनों की क्या करना है जी, हमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर का डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रोप हैं, फिर डायमंड जो है वो हार्डेस्ट क्यों है जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है। इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, जो डायमंड है ना बेटा, उसमें क्या होता है कि कार्बन की सारी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है वहां पर, जबकि जो हमारा ग्रेफाइट है वहां पर कार्बन कार्बन के साथ ऐसे लेयर्स में अरेंज होता है। लेयर्स में अरेंज होने की वजह से वहां पर क्या होता है, कुछ खाली गैप बच जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज इंपोर्टेंट टॉपिक। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है 2026 में सिलेक्टेड 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखे हैं बेटा अभी हमें, और आपको पता है कि अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक एक्टिविटी को पढ़ें, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल्स वीडियो में जो है पार्ट्स कर करके हम लोग आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न्ट इन एयर। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, ठीक है जी। तो क्या होता है, जनरल रिएक्शन क्या है कि whenever a metal react with oxygen it forms metal oxide। और आपको पता है एक्सेप्शनल केस क्योंकि हर जगह होते हैं, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है। ये वाली जो एक्टिविटी है आपकी बुक में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को मैं जरूर बताना चाहूंगी बेटा आपको। क्या है इसमें कि हमने चाइना डिश के अंदर एक ब्राउन कलर का पाउडर लिया, ठीक है, उसको डायरेक्टली हमने फ्लेम के ऊपर रखा गर्म होने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। वो ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों आई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है जी। अब ठीक इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम को गर्म करती हूँ तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि बेसिकली मेटल को अगर मैंने गर्म करा तो मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब अगर मैं बात करती हूँ सोडियम और पोटेशियम की, जो कि हमने ऊपर देखा था कि एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे थे, यहां पर भी अगर मैंने सोडियम या पोटेशियम ले लिया बेटा, तो वहां पर बनेगा तो सोडियम या पोटेशियम का ऑक्साइड ही। लेकिन ये वाली जो रिएक्शंस हैं इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होंगी, इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होंगी कि वहां पर आग ही लग जाएगी, मतलब कि एक्सप्लोजन हो जाएगा।
एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए लैब में ये वाली दोनों जो रिएक्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम की 10th क्लास तक के लेवल के स्टूडेंट्स को करवाकर नहीं दिखाई जाती, बट यू हैव टू लर्न इट, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने का चांस है बेटा, क्योंकि एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, और इतना ज्यादा ये रिएक्टिव है कि हमें गर्म करने की भी जरूरत नहीं है। सोडियम को जैसे ही एयर के कांटेक्ट में लाया जाएगा ये तुरंत से आग पकड़ लेता है। तो प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन ऑयल में डालकर रखा जाता है। ये बात याद रख लेना जी, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द मेटल विच केप्ट अंडर केरोसिन एंड व्हाई। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसका आंसर जो है मेटल जो है हमारी सोडियम पोटेशियम, और किस में रखा जाता है जी, केरोसिन में। अब केरोसिन में रखने का मेन पर्पस क्या है, केरोसिन जो है वो एक बैरियर का काम कर रहा है, तो सोडियम और पोटेशियम को डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने से रोक रहा है। ठीक है जी, क्लियर। खाली बोतल में नहीं रखेंगे उसको, क्योंकि एयर इज एवरीवेयर। इसके बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ जरा, कि अगर मैं इन ये जो ऑक्साइड्स बने हैं इनकी अगर मैं नेचर की बात करूं ना बेटा, तो क्या देखा गया कि जो मेटल के ऑक्साइड है, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं। कैसे पता लगा जी आपको, हमने इस मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद अब हमने इसमें लिटमस पेपर का जब टेस्ट करते हैं या फिर इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम रिजल्ट आते हैं जो एक बेस देता है। क्लियर है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने Na2O लिया था, ठीक है, इसको मैंने पहले पानी में घोला, तो यहां से जो है इनिशियल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, हमने तो क्या किया, बस मेटल के ऑक्साइड को मैंने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था, प्लस HCl अगर मैं कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो NaCl प्लस H2O। और हम लोगों को क्या चीज मालूम है जी, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि व्हेनेवर अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो जो मेटल ऑक्साइड है उनको भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर सोल्ट एंड वाटर बन रहा था। या आप लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। क्या कि जो हमारा रेड वाला लिटमस है बेटा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर जनरली, बिकॉज एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। नाउ देखो प्रॉपर्टीज दे रखी है, बेसिक इन नेचर मोस्ट मेटल्स लिखा हुआ है, ऑल मेटल्स ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ, बिकॉज एक्सेप्शन क्या है, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं मेटल्स के जो कि बेसिक नेचर के साथ साथ एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को एक नाम दे दिया गया है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अच्छे से लर्न कर लेना, 2026 के पेपर में आपको किसी न किसी सेट में ये वाला आंसर वो क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली मिलने वाला है। रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये क्या करते हैं, जिस तरह से एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक इसी तरह से ये जो हमारे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स हैं अगर इसके हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई सोल्ट एंड वाटर, बेस के साथ रिएक्शन करवाई सोल्ट एंड वाटर, तो हुआ ना डुअल नेचर शो कर रहे हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो डुअल नेचर शो कर रहे हैं उनको बोला जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। और यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी की बुक में ओनली 2 एग्जांपल्स हैं इसके, कौन कौन से, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। बेटा ये आपको लर्न करना है और साथ साथ में आपको रिएक्शन भी लिखकर दिखानी पड़ेगी, केवल थ्योरी। बार बार ये बात बोल रही हूँ, एक बार दोबारा से बता रही हूँ, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको चाहे क्वेश्चन में मेंशन है कि राइट एन इक्वेशन या नहीं मेंशन है, बट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। ठीक है, जैसा भी यहाँ पर बता दिया आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो आप सिर्फ अगर नाम लिख कर आ गए हो तो एग्जामिनर वहां पर आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर सकता है। तो आप क्यों ना रिएक्शन भी लिखकर दिखा दो जी, जो मैंने आपको बताया। देखो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो मेटेलिक सॉल्ट वाटर, मेटेलिक सॉल्ट वाटर। ठीक है जी, इस वाले सॉल्ट का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। अगर मैं जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर लेती तो सोडियम जिंकेट बन जाता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब बात आती है कि अगर मेटल्स की हम लोग पानी के साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाएं, एयर के साथ हमने देख लिया अच्छा, अब एयर वाले केस में क्या है बेटा कि हमने देखा कुछ मेटल तो ऐसे थे जैसे कि सोडियम पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लीजिए। ठीक है, कुछ को ऐसा है कि हमें प्रॉपर वहां पर जलाना पड़ रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन में हमने जलाया वहां पर डेजलिंग फ्लेम आ गई।
कॉपर वाले हमने केस में देखा कोई फ्लेम जनरेट नहीं हुई है, केवल एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई है। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर जो है वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब कि उनको जब हम बर्न करवाते हैं तो दे डू नॉट रिएक्ट। अब मैं पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके देख रहे हैं, तो फिर वापस से मैं वही कि क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं जी, जनरल रिएक्शन पर आ जाते हैं। जब कभी भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जनरल रिएक्शन में क्या है, मेटल प्लस वाटर, तो क्या बना हमारा यहाँ पर, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर। तो इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, मेटल ऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो इनिशियली पहले मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर वहां पर क्या बन जाता है हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब यहां पर क्या देखा हमने कि अलग अलग मेटल के सैंपल्स लिए, उनको ठंडे पानी के साथ गर्म पानी के साथ, ठीक है, रिएक्शन करवा करवा कर देखी, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या, सोडियम एंड पोटेशियम, अगेन ये दोनों भाई तो हर जगह एक्सेप्शनल केस में बन के बैठे हैं, तो सबसे पहले यहीं पर ही पढ़ना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एयर के साथ सिर्फ और सिर्फ हम इनकी रिएक्शन को रीड आउट करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिकली नहीं कर कर देखेंगे, ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर इन दोनों की ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो दे रिएक्ट वायलेंटली। इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है बेटा कि क्या होगा, वहां पर आग लग जाएगी। द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैच फायर, क्योंकि इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी ना, ये हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि अपना इग्निशन टेम्परेचर कैच कर लेती है और वो आग पकड़ लेती है। तो शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो कि जब सोडियम पोटेशियम को एयर के साथ रिएक्शन करवा दिया, अगर एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक इसी तरह से ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही ये दोनों के दोनों आग पकड़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन जो है, लेकिन रिएक्शन तो आपको लर्न करनी है। मेटल, क्योंकि सोडियम पोटेशियम सॉलिड स्टेट में हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, इनकी मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी, ये लर्न करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम की तो चलो जी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई, तो कोई ऐसी मेटल भी है कि क्या जिसके हम रिएक्शन करवा कर देख सकें कि हाँ भाई कैसे रिएक्ट कर रही है, मैं देखूं तो सही। तो इसके लिए है बेटा हमारा कैल्शियम। अब इस कैल्शियम की अगर मैं ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या होगा, इस वाले रिएक्शन के कंपेरेटिवली ये वाली रिएक्शन लेस वॉयलेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि मजे मजे में हो जाएगी जी, ये भी वॉयलेंट है, बट क्या है कि आग नहीं लग रही बस वहां पर, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा एफर्वेसेंस बनते हैं। हाइड्रोजन इज नॉट हॉट इनफ टू कैच फायर, मतलब कि हीट इतनी ज्यादा नहीं थी कि हाइड्रोजन जो है वो आग को पकड़ ले, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली, वो क्या कि हमारा जो कैल्शियम का टुकड़ा था वो पानी के ऊपर तैरने लग गया जी। तो यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, लास्ट 2-3 ईयर से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ कैल्शियम ड्रॉप इनटू कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडे पानी में आपने क्या डाला, कैल्शियम का एक टुकड़ा डाला, तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि वहां पर एकदम से एफरवेसेंस निकले, झाग निकले, और साथ साथ में जो कैल्शियम का टुकड़ा था वो पानी के ऊपर तैरने लग गया। उसका रीजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई थी, आपको पता है हाइड्रोजन गैस लाइट वेटेड गैस है, तो हाइड्रोजन जो है वो उस कैल्शियम के साथ स्टिक कर गई, और जिसकी वजह से जो हमारा कैल्शियम का टुकड़ा था उसने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं जी, सारी मेटल जो है वो इसी मैनर में रिएक्ट नहीं करनी, फिर हम आ जाते हैं कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी, तो हमने क्या किया जी, पानी को गर्म कर लिया। अब जब हमने पानी को गर्म कर लिया, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करी, तो हमने क्या करा, पानी को गर्म कर लिया, भाई हम भी कम नहीं है, हम तो रिएक्शन करवा कर ही मानेंगे। तो मैग्नीशियम ने क्या किया बेटा, इसने सेम रिजल्ट दिए जो कि कैल्शियम ठंडे पानी के साथ दे रहा था, डिफरेंस क्या है कि इसने गर्म पानी के साथ दिए। इसके बाद कुछ मेटल्स ऐसी थी जो कि जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये वो मेटल हो गई बेटा जो कि क्लास के ढीठ बच्चे होते हैं एकदम। पहले वाला हमने देखा कि टीचर ने एक बार समझाया कॉन्सेप्ट, बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। दूसरे वाली कैटेगरी के वो वाले बच्चे कि टीचर ने 2 या 3 बार समझाया, ठीक है, चलो जी ठीक है, आगे से समझ में। अब डांट के बताया, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, इधर आओ, बोर्ड पे बुलाकर समझाया जी टीचर ने, चलो जी आ गया। अब जी ऐसे बच्चे आ गए
चाहे टीचर प्यार से समझा ले, चाहे वो गुस्से से समझा ले, अगर जब तक वो नहीं इंटरेस्टेड है तो उनको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये क्लास के वही वाले बच्चे हैं जी, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली, कुछ भी काम नहीं करी। तो ये ना तो ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा जी, इसके लिए फिर टीचर भी कम नहीं है भैया, टीचर भी कोई और रास्ता निकाल लेता है। क्या, बैठ जा भैया तू एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ठीक है। तो अब क्या किया, इनकी स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई। तो ये जो 2-3 ढीठ मेटल थी जो कि ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रही, तो उनकी क्या करवाई जी, स्टीम के साथ रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पर क्या बना जी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मतलब कि हाइड्रोजन गैस तो सब में रिलीज होनी ही होनी है एट लास्ट। अब आगे कि चाहे तुम एक्स्ट्रा क्लास में बिठा लो जी, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, हमें तो नहीं पढ़ना, हम तो पेपरों के पास ही पढ़ेंगे। तो ये वो वाले बच्चे हैं, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, इवन दो ना कि स्टीम, किसी के साथ नहीं रिएक्शन करनी। तो इनके नाम याद रख लेना जी, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारी, ये हमने ये सब पढ़ लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर ना अभी हमने जो पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक तो होते ही हैं बेटा, लेकिन साथ साथ कुछ मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो इनसोल्युबल होते हैं पानी में, जबकि मेटल के कुछ ऑक्साइड्स पानी में घुल जाते हैं। और हमें पता है कि ये वाले जो हैं बेसिक है नेचर में। तो ऐसा कोई भी बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाए तो उसको एक नाम दिया गया है एल्काइली। तो सम टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइलीज। तो द बेसिस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर आर नोन एज एल्काइली। या फिर असर्शन रीजन में घुमा फिरा के आपको कैसे क्वेश्चन देंगे कि क्या सारे एल्काइली बेस हैं या सारे बेस एल्काइली हैं। तो इसमें से जो हमारा असर्शन है वो ठीक हो गया, ऑल एल्काइलीज आर बेसिक इन नेचर बट ऑल बेसिस डू नॉट एल्काइली इन नेचर, क्योंकि सारे बेस जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है हमारी कि अब अगर हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवा कर देखें तो, ठीक है जी। अब यहाँ पर तो देखो लेना ही नहीं है हमें कि कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम अगेन। सोडियम और पोटेशियम को वापस से नहीं लेना जी, ये दोनों तो एक्सेप्शनल केस वाले आते हैं। इसके बाद हमने क्या लिया, जो हमने मेटल्स ली थी अगर वो टार्निश्ड हो चुकी हैं, टार्निश का मतलब है कि उनकी जो लस्टर है वो थोड़ी सी डिसअपियर हो चुकी है, या उनके ऊपर कोई आपको ऐसे लेयर सी दिख रही है। जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं, काफी समय से अगर मैंने कॉपर को यूज नहीं किया है तो मैं देखती हूँ कि कॉपर के ऊपर ग्रीन ग्रीन से कलर की लेयर आ चुकी होती है। इट मीन्स जो कॉपर है वो मेरा टार्निश्ड हो चुका है। तो अलग अलग मेटल की टार्निश्ड को रब करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन बेसिकली हम लोग स्टैंड पेपर के साथ रब करते हैं। ठीक है जी। अब आ गया बात, मेटल्स को हमने लिया और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाला, तो हम लोग सीधा ऑब्जर्वेशन पर आ जाते हैं जी, क्या कि मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनता है, सॉल्ट बना जी हमारा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनी। तो जनरल रिएक्शन आप लोगों को लर्न करनी है, डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाला है आपके बार, कि मेटल की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो मेटल का क्लोराइड, आप लोग मेटलिक सॉल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो बेटा मेटल क्लोराइड बनेगा, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेती तो मेटल क्लोराइड नहीं बनेगा, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की जगह आप लोग याद रखना एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी जगह मेटल का सॉल्ट। ठीक है जी। अब क्योंकि हर केमिस्ट्री है तो बिना एक्सेप्शन के तो बात नहीं बनेगी, तो पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि स्पेशल केस। अब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेटल्स के अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम की तो हम करवा कर ही नहीं देखेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है, डेंजरस हो सकती है। रिजल्ट तो उनका भी सेम ही आएगा कि मेटलिक सॉल्ट और वाटर बना जी वहां पर। अब अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड जो है ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन था
कि यूजुअली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ये क्वेश्चन गिव रीजन में आता है या जस्टिफाई योर आंसर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जी, कि हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मेटल्स रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकल रही, सॉल्ट एंड वाटर नहीं, सॉरी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो क्यों जी? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रीजन ये है क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जबकि हमने क्या पढ़ रखा है कि वेन एवर अ मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, तो वो फिर हमारा रिजल्ट अपोजिट आ गया, इट गेट्स रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये क्या है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाता है। तो इन दो कारणों की वजह से नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ हम लोग जनरली रिएक्शन नहीं करवाते हैं। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है जी, कि मोस्टली मेटल तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, लेकिन कुछ बेचारी इसकी भी तो दोस्त होंगी ना। तो एक्सेप्शन क्या है, लर्न कर लो जी एक्सेप्शन। तो ये मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस दे देंगे, लेकिन कब? जब ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगी। तो अगर कंसंट्रेटेड ले लिया तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला। तो समझो जी ये दोनों वो बच्चे हो गए क्लास के कि वो दोनों सिर्फ अपने आप से ही मतलब रखते हैं जी। ठीक है, बाकी सारे बच्चे अगर किसी और गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दोनों किसी और गेम की तरफ चलेंगे। तो ये दोनों अलग से अपने आप को लीग से अलग हट के काम करने वाले बच्चे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों भाई भाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा बेटा, तो मैं बार बार से टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया एनोडाइजिंग का। हमने पढ़ा था कि जनरली एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जब कभी भी हम लोग मेटल की नॉन मेटल सॉरी मेटल की एयर के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां पर मेटलिक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और नेचर में भी ये वाला प्रोसेस हो जाता है कई बार। क्या कि जैसे हमारी एल्यूमिनियम मेटल है, हमने काफी समय से वो पड़ी हुई है हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी, तो उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है। ये जो व्हाइट कलर की लेयर थी वो उसको फर्दर कोरिजन से प्रिवेंट करने का काम कर रही है, मतलब कि एक बेनिफिशियल रोल प्ले किया। तो ह्यूमन बीइंग को जब पता चल जाता है भाई ये तो मेरे काम की चीज है, तो उसने क्या किया, उसी चीज को अब कमर्शियली करना स्टार्ट कर दिया। जब कमर्शियली मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाई जाती है, तो ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। ठीक है, तो यहां से डिफाइन आ सकती है जी, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर अपने आप ही एक पतली सी लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, उसी लेयर को और ज्यादा मोटा करना, इस प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। इसमें ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से फर्दर कोरिजन नहीं होगा जी। ठीक है, अब कैसे करते हैं, इसमें एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल का वो लिया, हमने कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, क्लीन आर्टिकल एल्यूमिनियम का, मतलब कि कोई सब्सटेंस उठा लिया आपने, रोड ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब ये एक एनोड का काम करेगा। ठीक है, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी, तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो इवोल्व होकर कहाँ पर, जो एल्यूमिनियम का हमने एनोड बनाया था उसके ऊपर इकट्ठी होती चली जाती है, और इस तरह से हमारी एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग, और इसको जो हमारे एरोप्लेन्स है ना वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अभी तक हमने मेटल की एयर के साथ रिएक्शन करवाकर देख लीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर देख ली, एसिड के साथ रिएक्शन करवाकर देख ली। अब हम मेटल की किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाकर देखते हैं। ये तो पेपर में जरूर आएगा जी क्वेश्चन, चाहे असर्शन रीजन में आए या जैसा मर्जी आए। ये सेम एक्टिविटी आपके फर्स्ट चैप्टर में भी थी। हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लोहे की कील को डाल दिया। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो पेल ग्रीन हो गया, और जो मेरी ये थी लोहे की कील, इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया। तो देखो जी ये हुआ है हमारे पास रिएक्शन, सॉरी, हमने क्या लिया, ये पहले सॉल्यूशन क्या लिया, सॉल्यूशन लिया था हमने जी, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई।
ठीक है, तो हमने लिया आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर FeSO4 बन गया और प्लस कॉपर अलग हो गई, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को निकालकर अलग कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉपर निकली थी वो यहाँ आयरन नेल के ऊपर इकट्ठी हो गई। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है वहां पर कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, तो उसके लिए आपको बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करनी है। और आप लोग हमारा, अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको लर्न रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग सीरियसली लर्न करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, आजकल बच्चे थोड़ा ज्यादा शॉर्ट ट्रिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमने भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है वहां पर इसको लर्न करने के लिए, तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि जो इसमें ऊपर वाले मेटल्स होते हैं ना बेटा, उनको, ये जो जितने भी मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया गया है, इसलिए इस वाली सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो ऊपर की तरफ मेटल्स आते हैं वो हाईली रिएक्टिव, इसके बाद जो मिडिल वाली है वो मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो नीचे वाली है वो लेस रिएक्टिव। हमेशा जो ऊपर वाली मेटल है वो अपने से नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। तो आप यहाँ पर देखो, आयरन आ रहा है मेरा यहाँ पर, और कॉपर जो है वो आ रहा है मेरा यहाँ पर, इसका मतलब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या किया, आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई भी सॉल्यूशन दे दिया और फिर बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे ये वाले सॉल्यूशन ले रखे हैं, इनके अंदर हमने इस वाली मेटल को 1 बाय 1 डाला, तो बताओ कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों, नहीं होगी तो क्यों। तो अगर मान लो जी आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही मैं सिल्वर डाल दूं और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन, तो वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर तो कॉपर से भी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से लर्न करना है आपको। अगर मैंने सॉल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, उसमें कॉपर डाल दिया, तो रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? देखो जी, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दो जी, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप मत करना बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, 2x 3x पर चलाकर वीडियो, जी मैंने पूरी वीडियो देख ली, ये टाइम बेटा वो टाइम नहीं बचा है अब आपका, अब बहुत ही लिमिटेड डेज है हमारे पास, तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझनी है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे से पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि अब जो मेटल और नॉन मेटल है जी, जो चैप्टर का नाम ही है, इन दोनों की अगर हम आपस में रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा जी, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाने पर बन जाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल दे रखी है, तो पूरा डिटेल तो मैंने आपको बताया कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर बता रही हूँ, जब कभी भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जो कंपाउंड यहाँ पर बने उनको बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं या फिर गिव रीजन में। तो हम लोगों को देखो क्या बात मालूम है कि जनरली जो मेटल्स होती है ना वो बेटा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। कैसे? हमें पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गया 281, इसका हो गया 287। ठीक है जी, हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये अपना 1 लूज कर देगा, इसको इसने गेन कर लिया, जिसकी वजह से अब सोडियम तो बन गया सोडियम का कैटायन, और जो क्लोरीन है वो बन गई क्लोरीन एनायन। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं अपने अंदर से, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया, एक आयन बन गया। जितने भी मेटल्स होती हैं उनकी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली बाहर से
इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती हैं, लेने की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब कि वो एनायन बन गए। whenever a cation react with an anion it forms an ionic compound। क्लियर है? अब इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें आनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि आप NaCl की फॉर्मेशन बताइए कि कैसे हुई, तो इसके लिए Na, ठीक है। अब इसने क्या किया जी, आपको पता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, ठीक है। अब जो क्लोरीन थी, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली चाहिए थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन के पास इसको इलेक्ट्रॉन हमारा चाहिए, तो अब ये बन गया हमारा क्लोरीन आयन, ठीक है। आप फॉर्मेशन जो है इसकी करके दिखाकर आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी करके दिखा देती हूँ आपको। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जिसकी वजह से इसकी अब ये पूरी हो गई है, ठीक है जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया था, तो अब हमारा ये NaCl बन गया। तो यहाँ से आपको आयनिक कंपाउंड्स, अब आयनिक कंपाउंड जो है कि कैसे क्यों उन्होंने रिएक्शन करी है, मैंने आपको बता दिया कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। हमेशा मेटल से निकलकर इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल जो है उसको रिसीव कर लेगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि देखो बेटा ये तो हम लोगों को शुरू से पता है कि अपोजिट चाहे चार्ज हो, चाहे वो अपोजिट हमारा क्या हो, आयंस हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा हाई होगा कि ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो यही कारण है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी, यहाँ पर देखो इन्होंने तो एक्टिविटी करके बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड के नेम दे रखे हैं, और आप देखो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हाई दे रखा है। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई क्या, कि द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सो हाई। अब रीजन पूछ ले कि क्यों, इसका रीजन अभी हम आगे देखो यहाँ पर लिख भी रखा है। हाँ, दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। अभी मैंने आपको बताया था इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा हाई है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देंगे तभी तो वो ब्रेक डाउन होगा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द रीजन कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अब अगर हम बात करें कि फिजिकल नेचर की तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड जनरली हार्ड। अधिकतर जैसे नमक है आपका, ठीक है, तो नमक वैसे तो हमारा सॉलिड की फॉर्म में था, चाहे आपने उसको पीस लिया लेकिन रहा वो सॉलिड, ऐसा नहीं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब क्यों, द हार्डनेस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबके बीच में बार बार यही वाला रीजन आएगा कि इनके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, या उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आपको, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब वो तो है, लेकिन ये वाले कंपाउंड्स कैसे हैं जी, ब्रिटल है। ब्रिटल है मतलब कि जैसे नमक, आपने देखा ना सेंधा नमक सॉलिड स्टेट में आता है, हम लोग उसको बट्टे से तोड़ लेते हैं जी, बेलन से तोड़ लेते हैं, फिर उसको अपने घर में पीस लेते हैं। तो जब कोई सॉलिड आसानी से टूट जाए तो दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारे कैसे हैं बेटा, सॉलिड है जनरली, लेकिन ब्रिटल है, मेटल की तरह से हार्ड नहीं है। इसके बाद सोलिबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली सोल्यूबल है, मोस्टली, ऑल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। पानी के अलावा किसी और अगर हम लोग सॉल्वेंट में इनको डिजोल्व करना चाहें तो ये नहीं घुलते हैं। अब मैं बात करती हूँ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, जब तक ये सॉलिड स्टेट में होंगे तब तक इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। रीजन, क्योंकि भाई क्या है, आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली इन सॉलिड ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर। जब दोनों आयंस आपस में टाइटली पैक्ड हो गए हैं तो क्या हो गया जी, बीच में जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की। लेकिन अब अगर ये मोल्टन स्टेट में आ गए हैं,
मोल्टन स्टेट में एनी कंपाउंड जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। इसका रीजन ये बोर्ड के पेपर में आपकी बार आने वाला है क्वेश्चन जी, किसी भी सेट में मिल जाएगा आपको डेफिनेटली, कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जब तक रहते हैं तब तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में आते ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मोल्टन स्टेट में आ गए तो आयंस आर फ्री टू मूव, तो तब आयंस को बीच में से निकलने की जगह मिल गई जी। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट इस चैप्टर का टॉपिक आ जाता है। एक तो था ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है बेटा। एक तो हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब बात आती है कि मेटल्स हमें मिली कहाँ से, तो यहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपको, अक्रेंस एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेटली वो तो आना ही आना है, आंख बंद करके आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लो, इस कॉन्सेप्ट से आपको एक क्वेश्चन वहां पर जरूर नजर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकरेंस ऑफ मेटल की। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना बेटा, तो उसमें से ही मैं बता देती हूँ कि हम देखते हैं कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में हमें ऐसी ही मिल जाती हैं, मतलब कि कैसे, फ्री स्टेट में मिल जाती हैं। तो जो वहां पर लो रिएक्टिविटी सीरीज में आ रही थी ना, देखो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज अकरेंस ऑफ मेटल, लो रिएक्टिविटी जो मेटल थी जो कि सबसे नीचे आ रही थी, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हमारा गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये कैसे हैं, ये हमारे कैसे मिल जाते हैं बेटा, फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जो कुछ मेटल है वो आपकी फ्री स्टेट में ही मिल जाती है नेचर के अंदर से, उनका नाम बताओ, और वो फ्री स्टेट में क्यों पाई जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। इसके बाद जो हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स थी वो क्या थी वो हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलती है, मतलब कि ऐसे फ्री नहीं मिलती कि गोल्ड एज इट इज गोल्ड का एलिमेंट मिल गया, नहीं, वो या तो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाई जाएंगी, सल्फाइड्स के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में पाई जा सकती हैं। तो ये जो उनके ऑक्साइड सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स हैं, जब कभी भी कोई मेटल अपने किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाए तो इन कंपाउंड्स को बोला जाता है उन मेटल के ओर्स। ठीक है जी, याद रखना पड़ेगा आपको कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो तो फ्री स्टेट में मिल गई, मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलती, दे ऑलवेज फाउंड इन द स्टेट ऑफ देयर ओर्स, ओर्स की फॉर्म में पाई जाएंगी। फिर ओर्स से हमें मेटल को अलग करना होगा। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि सबसे ऊपर वाली आ रही थी, ठीक है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी जी, नेवर इन फ्री स्टेट, ये हमेशा ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में ही पाए जाएंगी। तो यहां से एक तो एसर्शन रीजन के लिए कुछ प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद रीजन ऑक्साइड्स आर कॉमन ओर्स, कि अधिकतर हम देखते हैं कि या तो मेटल फ्री स्टेट में पाई जा रही है या फिर जब वो ओर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब कि मोस्टली चाहे वो मोडेटरी मेटल्स हैं चाहे वो हमारे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं। इसका रीजन है ऑक्सीजन इज अबंडेंट एंड रिएक्टिव, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे नेचर में अबंडेंट है। ठीक है, अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और इजिली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है जनरली मेटल्स के ऑक्साइड्स हमें मिल जाते हैं। अब बात करेंगे कि इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। कोई भी मेटल जो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिली है या सल्फाइड के फॉर्म में मिली है, उसमें से मेटल को अलग कैसे करेंगे, तो मेटल को अलग करने के लिए हमें इनकी सीरीज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो सीरीज तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, जो उसको लर्न करे बिना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पर ना एक आपको एक समरी दे रखी है, ये समरी जो है वो पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद हमें आएगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है बेटा वो डिफाइन या फिर एसर्शन रीजन के लिए, मतलब कि 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए आते हैं। अब ये जो ओर्स हमें पता चल गए कि जो मेटल अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जा रहे थे उनको हमने नाम दे दिया ओर्स, लेकिन इन ओर्स के साथ भी कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, ये इतने साफ सुथरे नहीं पाए जाते, इन इम्प्योरिटीज को बोला जाता है गैंग्यू। ठीक है जी, अब इन गैंग्यू को क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्शन से पहले रिमूव करना है। भाई गंदगी को तो अलग करना है, जैसे कि मान लो जी हमने ऐसी जो सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे से उगती हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, मैंने उखाड़ लिया उसको, तो मैं उसको एज इट इज नहीं पका सकती, पहले मुझे उसकी मिट्टी हटानी पड़ेगी। तो सेम प्रोसेस है, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर। ठीक है, तो कौन सी मेटल है
कौन सा और हमें मिला है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके गैंग्यू को अलग अलग करने के मेथड को अप्लाई करते हैं। वो बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हमें नहीं जाना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ऐसी मेटल के ओर्स जो कि लो रिएक्टिव वाली सीरीज में आ रहे थे, उनको हम कैसे अलग करें। हमने पढ़ा था कि लो वाले या तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा किस में पाए जाएंगे वो अपने, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में, बस या तो फ्री स्टेट में, अदरवाइज या तो सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, अगर ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे जी, बस जनरली गर्म कर दो, सिंपल प्रोसेस। कोई भी ऑक्साइड के, अच्छा तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिला, आजा भाई चल तुझे गर्म करा, अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग हो गई, मेटल अलग हो गई। अब कुछ मेटल ऐसी हैं जो कि सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे कि मरकरी सल्फाइड। इस मरकरी सल्फाइड को बोला जाता है सिनेबार, यू हैव टू लर्न इट। यहाँ पर ये हमारा मरकरी का एक और है सिनेबार। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज सिनेबार, या मरकरी के एक और का नाम बताओ। तो ये हो गया हमारा सिनेबार, मरकरी सल्फाइड। अब अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में मिल गए तो क्या होगा जी, एक बात याद रख लो, ऑक्साइड के अलावा कोई भी और, चाहे वो सल्फाइड के फॉर्म में है और किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज का हो, ठीक है, चाहे मोडेटी का आ जाए चाहे हाईली का आ जाए, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है जी। जब ऑक्साइड में वो आ जाएगा ना, तो उसको ऑक्सीजन को अलग करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, किसी भी फॉर्म का हमारा ओर है उसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, ऑक्साइड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने सिर्फ सिनेबार मरकरी सल्फाइड को गर्म किया, मरकरी का ऑक्साइड बन गया। अब इसको अगेन गर्म कर दिया, मरकरी अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग होगी, और हमें फाइनली यही चाहिए थी, तो ये हमारा हो गया जी। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा प्रोसेस है। एक और दिखा रखा है जी, अगर कॉपर सल्फाइड है तो कॉपर सल्फाइड को भी इसी तरह से पहले कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर कॉपर ऑक्साइड से फिर हमने क्या किया जी, कॉपर कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं मॉडेटरी रिएक्टिव मेटल की, जो कि मिडल में आ रही थी। तो ये वाले जो मेटल्स हैं, जिंक हो गया, आयरन, लेड, कॉपर, ये मॉडेटरी रिएक्टिव मेटल हैं। ये या तो अपने सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। बस बेटा आपको क्या याद रखना है कि कौन सी वाली कैटेगरी की मेटल किस फॉर्म में पाए जाती हैं, बस ये लर्न करना है। ठीक है, तो अब ये जो मॉडेटरी वाली हैं वो या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, और मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें उसमें किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है जी ये। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और पिछले 2-3 बार से कंटिन्यूशन में पूछा जा रहा है। तो अगर तो मॉडेटरी रिएक्टिव मेटल का और सल्फाइड के फॉर्म में है, तो उस सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। ठीक है जी, तो रोस्टिंग में क्या करेंगे हम लोग, मेटल का सल्फाइड लिया, उसको हमने एयर में गर्म किया, और यहाँ पर एयर की क्या होगी, एक्सेस अमाउंट, इन एक्सेस एयर स्ट्रांगली हीट किया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया जी, हमारा मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब इस ऑक्साइड को फिर हम बाद में अलग करेंगे, अभी हम वो वाला प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं। अब कैल्सिनेशन, अब अगर यही जिंक मुझे अब कार्बोनेट के फॉर्म में मिल गई है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्ट्रांगली हीट तो करना है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। तो आप लोग ऐसे याद रख लो जी कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए सी, जहां पर अगर कार्बोनेट वाला कोई और होगा तो उसके लिए सी वाला प्रोसेस, मतलब कि कैल्सिनेशन। ठीक है, अब रोस्टिंग, भूनना, जब छल्ली को भूनते हैं आपकी मम्मी भुट्टे को गैस पर, तो बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, इसीलिए क्या होगा, रोस्टिंग जहां पर भी हो रही है तो ज्यादा अमाउंट की हीट, तो जहां पर एक्सेस एयर होगी वो हो गया हमारा रोस्टिंग। अब हमने चाहे रोस्टिंग का प्रोसेस फॉलो किया, चाहे हमने कैल्सिनेशन का प्रोसेस फॉलो किया, हमारे पास क्या मिलकर आ गया जी, जिंक ऑक्साइड, लेकिन हमें चाहिए क्या, जिंक, हमें ऑक्सीजन को अलग करना है। अब जो लो रिएक्टिव वाली मेटल थी, वहां पर तो हमने सिर्फ बेसिकली क्या देखा था कि उनके ऑक्साइड को गर्म कर दिया, तो चलो जी ऑक्सीजन अलग हो गई। लेकिन क्योंकि वो लेस रिएक्टिव थी तो उनका जो बॉन्ड था वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब क्योंकि ये मॉडेटरी रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर सिर्फ गर्म करना सफिशियंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम दो तरीके यूज करते हैं बेटा। पहले वाले मेथड का नाम है रिडक्शन, इसके लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज कोक। अब ये पीने वाली कोक नहीं है, सोचो जी, पीने वाली कोक दिलवा रही है मैडम तो चलो मजे आ गए, ठीक है, वो नहीं है बेटा। ये यहाँ पर कार्बन कोक के फॉर्म में। ठीक है, तो जब हमने कोक को यूज किया, ये रिएक्शन देकर पूछा जाता है कि यहाँ पर कोक का यूज बताओ,
क्या रोल प्ले कर रहा है कोक? तो कोक इज आ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? आप देखो जरा, इसकी प्रेजेंस में इसने क्या किया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, अपने साथ जोड़ लिया जी। ठीक है, तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो जी, इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो एक पंथ दो काज हो गए। अब सम टाइम क्या होता है कि अगर मान लो कोक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें तो क्या करना है जी, मेटल ऑक्साइड में से मेटल को अलग करना है, तब हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम में ला सकते हैं। जिस मेटल का ऑक्साइड हमारे पास है, उस मेटल के से ज्यादा रिएक्टिव वाली मेटल को अगर मैं ले आऊं, उससे गर्म करवाऊं, तो क्या होगा, मेरा जो ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज लो रिएक्टिविटी वाली उसमें आ रहा था, मतलब कि एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, ये मॉडेटरी में, ये हाईली में आता है। तो हमने क्या किया जी, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पर हमारा मैग्नीज जो है, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया हमारा रिड्यूस। अब ये वाली जो रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पेपर में मिलेगी अब की बार पक्का। क्या? कि आयरन का जो ऑक्साइड है, अब मुझे एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, तो मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया जी, और आयरन अलग आ गया। यहाँ पर जो हीट रिलीज हुई ना बेटा, वो इतनी ज्यादा थी कि ये जो मेरा आयरन था वो मोल्टन स्टेट में मिल गया। मतलब कि जब हम यहाँ पर रिएक्टिविटी वो करते हैं ना, मेटल को लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि जिस मेटल के ऑक्साइड को हम लेकर आए थे और उस मेटल को अलग करना चाह रहे थे, वो मेटल हमें मिली तो अलग होकर, लेकिन पिघली हुई स्टेट में मिली, मतलब वो पिघल गई, जिसकी वजह से इस वाले रिएक्शन को एक नाम दे दिया गया, थर्माइट रिएक्शन। थर्म का मतलब हीट, की इतनी ज्यादा हीट मिल गई कि भैया वो मेटल जो है वो बेचारी अब पिघली हुई स्टेट में मिल गई। ठीक है, अब ह्यूमन बींग को तो अपना फायदा देखना है जी, यार लोहे को ही तो हमें पिघलाना पड़ता है, जहाँ कहीं पर भी हमें वेल्डिंग वगैरह करनी है, तो पहले हमें लोहे को गर्म करके पिघलाना पड़ता है, तो मेरी वो वाली मेहनत तो बच गई। तो अब इस वाले थर्माइट रिएक्शन का यूज किस में किया जा रहा है जी, यूज इन वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स। तो हमारे जो रेलवे ट्रैक होते हैं, वहां पर थर्माइट रिएक्शन का यूज कर लिया जाता है, या फिर इसके अलावा फैक्ट्रीज में मशीन के जो पार्ट्स हैं वहां पर रिपेयरिंग करने के लिए। अब बात आई जी, जो टॉप रिएक्टिविटी वाली मेटल है, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो भैया इतनी ज्यादा डेंजरस थी, स्टार्टिंग में हमने देखा कि एयर के साथ तो आग ही पकड़ लेती थी। अब यहाँ पर ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनको तो कार्बन की वजह से तो हम अलग ही नहीं कर सकते, कार्बन यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम नहीं करेगा। तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है हमारी हाईली रिएक्टिव जो मेटल है बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि वो किस किस फॉर्म के ओर में पाई जाती हैं। ये देखो, ये आपको ना लर्न करना है। ये रहा, ये ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स के फॉर्म में पाई जाएंगी, क्लोराइड्स के फॉर्म में भी पाई जा सकती है, मतलब ये किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती हैं। अब हमें इसको अलग करना है, चाहे वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाई गई तो ऑक्सीजन को अलग करना है, क्लोराइड के फॉर्म में पाई गई तो क्लोराइड को अलग करना है। तो वहां पर अब ये वाले जो ऊपर वाले मेटल्स में हमने मेथड काम में लेकर आए, वो वाला मेथड काम में नहीं आएगी। यहाँ पर हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिडक्शन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर सफिशियंट नहीं है। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, कि जो सोडियम है वो अपने क्लोराइड के फॉर्म में मिला था मुझे, और जो था इसका सोडियम क्लोराइड था, तो हमने क्या किया, उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद कैथोड जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, सोडियम उसके ऊपर चला गया, और एनोड जो कि एक पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होती है, क्लोरीन उसके ऊपर चली गई। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कटायन और एनायन हमने पढ़ रखा है। पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होता है उसको बोलते हैं कटायन, तो ये जो कटायन है, लेकिन रोड में कैथोड रोड जो होती है वो नेगेटिवली होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना बेटा। अब ठीक इसी तरह से एल्यूमिनियम को भी अलग किया जाएगा उसके ऑक्साइड के प्रोसेस से। तो ये तो आपको लर्न करनी है, रिएक्शन भी लिख कर आनी पड़ेगी। 2025 24-25 के पेपर में थी, ये रिएक्शन लिखने के लिए आई थी बच्चों को, और बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दी थी। अब क्या हुआ जी, हमने रिडक्शन के मेथड से जो भी कोई मेटल को ऑब्टेन किया है,
वो मेटल अभी हमारी इतनी ज़्यादा तरह से साफ नहीं हुई कि मैं उसको केमिकल रिएक्शन के लिए काम में ले लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफाइनिंग करनी पड़ेगी जी। द मेटल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट प्योर, मतलब कि अभी भी उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं। अब वो इम्प्योरिटीज ऐसी है कि हमें कई बार तो ऐसा लग रहा है कि नेक्ड आई से नहीं दिख रही भाई मुझे, ठीक है यार, थोड़ा चल इतना तो चलता है, हम लोग अपने घर में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री में तो हमें प्योर मेटल ही चाहिए। तो मेटल को प्योर बनाने के लिए हमने क्या किया जी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नाम का जो प्रोसेस है, ये क्यों यूज किया जाता है? टू गेट प्योर मेटल, ठीक है जी। मोस्टली कॉमन मेथड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। डायग्राम है इसका, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर हम कॉपर का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अगर मान लो जी हमें कॉपर को अलग करना है, तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि ये जो हमने सेटअप तैयार किया इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब वहां पर दो रोड का इस्तेमाल करना है, कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पर जो एनोड बनेगी ना बेटा हमारी, वो क्या बनेगी? जो मेरी इम्प्योर वाली मेटल थी, हम जिस भी मेटल का करेंगे, इम्प्योर वाली मेटल एनोड का काम करेगी, और उसी मेटल की प्योर स्ट्रिप लेंगे जो कि कैथोड की तरह से काम करेगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने उसी मेटल का हमने एक सॉल्यूशन लिया, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप डाल दी, इसलिए लिखा हुआ है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो डायग्राम दिखाकर पूछ लेते हैं कि यहाँ पर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है। जैसे ही हमने करंट पास किया तो क्या होगा? जो हमारी इम्प्योर मेटल थी उसमें से, इम्प्योर मेटल की जो रोड थी उसमें से मेटल निकल निकल कर सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगी, और जो प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन में से निकलकर कैथोड पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज थी वो एनोड के जस्ट नीचे इकट्ठी हो जाएगी। इन इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज को बोला जाता है एनोड मड। तो ये याद रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया बेटा कोरिजन। हमें पता है कि कोरिजन एक ऐसा कंसर्न टॉपिक है जिसकी वजह से एक देश में इनॉमरस अमाउंट में खर्चा आ जाता है। कोरिजन की वजह से जो हमारे मेटलिक स्ट्रक्चर थे जब वो बर्बाद हो जाते हैं, तो व्हाट इज कोरिजन? अब हमें पता है कि मेटल्स के ऊपर, जब मेटल के ऊपर एसिड या मॉइस्चर अटैक कर देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, और वो की मेटल की स्ट्रेंथ को वीक कर देती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज कोरिजन। जैसे कि सिल्वर के ऊपर सिल्वर जो है बिकम्स हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। कॉपर, कॉपर के ऊपर मैंने आपको बताया था ग्रीन से कलर की लेयर आ जाती है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। आयरन के ऊपर ब्राउन से कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं रस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो बेसिकली बच्चे गलती कर कर जाते हैं वो क्या, कोरिजन पूछा जाता है पेपर में, रस्टिंग लिख कर आ जाते हैं। जब कभी भी किसी मेटल के ऊपर एक लेयर आ गई और वो लेयर उसको धीरे धीरे, जैसे दीमक लकड़ी को खत्म कर रही है वैसे खत्म करती जा रही है, मेटल की स्ट्रेंथ को खत्म कर रही है, इस प्रोसेस का नाम है कोरिजन। और हर मेटल के ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं होती। एक तो ये एक मिथ बच्चों के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारी मेटल्स है, तो यहाँ पर केवल हमें 3-4 का दे रखा है, सिर्फ आपको इतने का ही लर्न करना है। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर सल्फाइड की वजह से आती है। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर कार्बोनेट की वजह से आती है। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन ऑक्साइड की वजह से आती है। अब बात आती है कि अगर कहीं पर रस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी हो जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या, कि एक तो है एयर एंड मॉइस्चर। अगर एयर और मॉइस्चर नहीं मिलता है तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। उसी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी आप अच्छे से पढ़ लेना जी, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोलिजन की वजह से हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, तो इससे बचा कैसे जाए? तो कुछ मेथड्स यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला मेथड है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक बैरियर का काम करते हैं जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एयर या मॉइस्चर को मेटल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से रोक रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मतलब कि कमर्शियल प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं कि ये स्पेशली आयरन को बचाने के लिए होता है। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जिंक लेयर इज क्रैश्ड, अब ये हमारा फर्दर कोरिजन को रोकने से रोकेगी। क्रोमोप्लेटिंग, इसमें क्या करते हैं जी, इसमें भी प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ा दी जाती है, जैसे कि आयरन के ऊपर निकेल या क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग चढ़ा दी गई।
अब सबसे मेन जो आपका है, जहां से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलोइंग। हमने पहले भी पढ़ रखा था, व्हाट आर एलोय, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल और अ नॉन मेटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर दूसरी मेटल मिला दें, तो हमारे पास एक ऐसा नया मिक्सचर बन जाएगा जिसके ऊपर रस्टिंग का या कोरिजन का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एलॉय के एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जब आयरन के अंदर स्मॉल अमाउंट में हम लोग कार्बन मिला दे, तो इसकी वजह से आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसको बोलते हैं अब स्टील, ठीक है। आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील, दोनों याद कर लेना, वो केवल स्टील थी जो हम लोग अपने घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं जी। इसके बाद कुछ और एलॉय के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा हो गया बेटा ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। आपकी बुक में एक सोल्डर दे रखा है, एक अमलगम दे रखा है, तो कम से कम भी 3 से 4 आपको एलॉय के नाम याद रखने हैं। और ये 2-3 जो है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, इनका आपको कंपोनेंट्स भी लर्न करने, ठीक है। अब जनरल रूल क्या है, मिक्सिंग मेटल और नॉन मेटल इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, क्यों, चेंज प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट रस्टिंग। तो अब ये आपका मेटल नॉन मेटल जो कितना स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें से कम भी बेटा 7 से 8 नंबर का आपका आने वाला है। तो ये मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा दिया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज की जो ट्रिक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे चैनल पर हैं उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।